हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि टायरोसिन था। टायरोसिन न्यूरॉन के अंदर गया, फिर टायरोसिन ने क्या किया, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपा बनाया था। डोपा के बाद हमने पढ़ा था कि फिर डोपामीन बना था। फिर डोपामीन डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में नॉर एड्रीनलिन बना था। इतना हमने पढ़ा। फिर जो नॉर एड्रीनलिन था उसका एक्सोसाइटोसिस होकर वो बाहर आया। पोस्ट न्यूरॉन पर उसने क्या करा, जो यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं उसको स्टिमुलेट कराया और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कहा कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी। ओके। और इसमें हमने पढ़ा था कि जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, जो कि टायरोसिन से डोपा बन रहा है। कभी भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए, व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन नॉर एड्रीनलिन सिंथेसिस, तो आप बोलेंगे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज या टायरोसिन से जब डोपा बनता है। ठीक है, चलिए। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नॉर एड्रीनलिन है, नॉर एड्रीनलिन से एड्रीनलिन कैसे बनता है, एन मिथाइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में। चलिए, तो नॉर एड्रीनलिन कब कम होगा, अगर कम होता है नॉर एड्रीनलिन तो क्या होगा, उससे सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी। और सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होती है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का कम होना। ओके, सो नेक्स्ट इज एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो कौन कौन सी वो ड्रग हो सकती हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होंगी और डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स कौन कैसे हम समझ सकते हैं कि जो ड्रग डायरेक्टली इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कराए और स्टिमुलेट करा के क्या करे, वो उसका सिंपैथेटिक एक्शन बढ़ा दे, तो वो होंगी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। वेयरएज इनडायरेक्टली ड्रग्स कौन सी होंगी, जो इसका रीअपटेक को रोक दे और फिर नॉर एड्रीनलिन को बढ़ा दे। जब नॉर एड्रीनलिन बढ़ जाएगा तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें पता ही है कि हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वैसोडाइलेशन होगा। ये सब हमने पढ़ा ही है। तो और इनडायरेक्टली ड्रग जो होंगी वो हैं रीअपटेक इनहिबिटर्स होंगी और ड्रग्स एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट। तो जब इसका रीअपटेक ही नहीं होगा तो क्या होगा, नॉर एड्रीनलिन बढ़ेगा, और नॉर एड्रीनलिन बढ़ेगा तो फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग में कोकेन। तो कोकेन से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि केन केन जब कभी भी किसी ड्रग के एज अ सफिक्स आता है तो हम क्या कहते हैं उसको, लोकल एनेस्थेटिक। तो कोकेन इज ऑल्सो अ लोकल एनेस्थेटिक, यहाँ पर लिखा भी है। तो कोकेन क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है। ओके। और जो सभी जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो क्या करती हैं, वैसो डायलेशन कराते हैं, लेकिन कोकेन क्या कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा घटेगा, ऑब्वियस है बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी। तो कोकेन कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। और कोकेन के बारे में हम और क्या समझ सकते हैं, कोकेन इज एन एडिक्टिव ड्रग। पता ही होगा, बहुत ज़्यादा जो नशेड़ी होते हैं वो कोकेन यूज़ करती है। तो एडिक्टिव ड्रग होती है ये, रेप पार्टीज में होती है, सब जानते ही हैं कि एडिक्टिव ड्रग क्या कॉज करती है, टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। तो हेल्यूसिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे आप, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलेशन। तो जो व्यक्ति ज़्यादा कोकेन जब ले लेता है, ओवरडोज हो जाती है, तो क्या होता है, उसको लगता है कि मेरी स्किन पर कुछ रेंग रहा है, कुछ चींटियाँ रेंग रही हैं। तो उसको हम बोलते हैं बग्स रनिंग ऑन स्किन। तो इसको समझा हमने कि टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन क्या है, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। होती नहीं है चींटियां लेकिन फिर भी महसूस होता है और वो खूब खुजलाता है स्किन को, क्योंकि उसे लगता है कि स्किन पर चींटियां खूब रेंग रही हैं, घूम रही हैं। तो जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इससे इससे उस पर्सन के स्किन पर स्क्रैचेस हो जाएंगे, अल्सर्स हो जाएंगे जब ज़्यादा उसको खुजलाएगा। और ओवरडोज से क्या होगा, उसमें एजिटेशन आने लगेगा। और क्या होगा, सिंपैथेटिक सिम्टम्स होंगे। सिंपैथेटिक सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज टैकीकार्डिया, हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मीडियासिस, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, हाइपरटेंशन और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये जो एम आई होता है, एम आई इज़ अ फैटल। तो दिस विल लीड टू डेथ। तो डेथ भी हो सकती है ओवरडोज ऑफ कोकेन। चलिए,
नेक्स्ट इज ड्रग्स एक्टिंग बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से हमें समझ में आ रहा है कि कहीं पर कोई ऐसी बात हो रही है कि धक्का मारने वाली बात, कि हटो भाई यहाँ से, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो उसमें जो ड्रग है वो है टायरामीन। तो टायरामीन क्या करती है, वेसाइकिल के अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर वो डिस्प्लेसमेंट करती है नॉर एड्रेनालिन का। तो कैसे हम समझते हैं कि मान लीजिए कि जो एक वेसाइकिल है उसमें 50 नॉर एड्रेनालिन को स्टोर करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, और ठीक है, और वो 50 ही बस कर सकता है। तो उसके बाद आपने क्या किया कि टायरामीन, थोड़ा सा पेन को, जो टायरामीन है, टायरामीन के आपने 25 मॉलिक्यूल्स दे दिए, 25 मॉलिक्यूल्स दे दिए। अब ये 25 मॉलिक्यूल्स नॉर एड्रेनालिन के वेसाइकिल में जाएंगे। तो 50 प्लस 25, अब 75 हो गए। लेकिन हमने अभी जाना था कि जो वेसाइकिल है उसमें केवल 50 ही नॉर एड्रेनालिन स्टोर हो सकती हैं। तो जब हो सकती हैं तो क्या होगा कि ये जो 25 आपने टायरामीन बाहर से दिए, तो जो नॉर एड्रेनालिन को, ये 25 नॉन एड्रेनालिन को ये धक्का मारेंगे और बाहर निकाल देंगे। तो 25 नॉर एड्रेनालिन बाहर आ गए, यानी इसका एक्सोसाइटोसिस हो गया। तो अब जो करंट सिचुएशन है या करंट उसकी कैपेसिटी है वो क्या है, 25 तो टायरामीन्स होंगे उसमें इस वेसाइकिल में, और 25 नॉर एड्रेनालिन। ओके, तो फिर से ही आपने फिर क्या करा, फिर आपने टायरामीन के 25 मॉलिक्यूल्स दे दिए। तो फिर इसमें आ गए, तो 25 50 थे ही पहले, अब 75 फिर हो गए। तो अब क्या होगा कि जो बचे हुए 25 नॉर एड्रेनालिन है, ये इनका भी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपैथेटिक इफेक्ट मिलेगा। अब इस वेसाइकल में क्या होगा, 25 यानी टायरामीन 50 हो गए उसमें। अब जब 50 हो गए तो इसका भी एक्सोसाइटोसिस होगा। तो जब एक्सोसाइटोसिस होगा और रिसेप्टर्स पर क्या काम होगा इसका, इसका कोई काम ही नहीं होगा। तो टायरामीन केवल दिया जाता है टू डिस्प्लेस द नॉर एड्रेनालिन फ्रॉम इट्स वेसाइकल। ओके, ओके, ये हमने पढ़ा। इसमें जो सोर्स है, जो मेन सोर्स ऑफ टायरामीन इज चीज़। चीज़ चीज़ में बहुत अच्छा मात्रा में टायरामीन होता है। तो इसको हम यहाँ पर एक और जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस। तो टैकी से हम क्या समझते हैं, रैपिड, और फाइलैक्सिस से हम क्या समझते हैं, टॉलरेंस। तो इस ड्रग की बहुत ज़्यादा टैकीफाइलैक्सिस होती है, बहुत जल्दी टॉलरेंस बढ़ जाती है इसकी। ओके, तो इसमें और जो ड्रग्स हैं वो हैं एफिड्रीन और स्यूडो एफिड्रीन। तो ये दोनों ही ड्रग किस काम के लिए यूज होती हैं, नेजल कंजेस्टेंट के लिए। तो एक बार थोड़ा सा हम समझेंगे नेजल कंजेस्टेंट के बारे में। ये मैंने गंदी सी नाक बनाई है, मुझे इतना ही आता है बनाना। तो अभी ये ठीक है नाक, तो क्या होगा, इसमें से ये एयर पास हो रही है, एयर पास हो रही है। ओके, तो किसी को फिर जब जुकाम हो जाता है, नेजल में कंजेशन हो जाता है, तो फिर क्या होगा उसमें, उसमें उसको फील, ये जो आप उसमें ये जो लाइनिंग्स हैं, लाइनिंग्स ऑफ या ब्लड वेसल ऑफ नेजल, क्या होगा कि ये और ज़्यादा ये डायलेट हो जाएंगी। जब ये डायलेट हो गई तो क्या हुआ, अब इसको स्पेस ही नहीं मिलेगा, इसको ऐसे 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 कम स्पेस मिल रहा है, तो नाक हवा पास ही नहीं हो रही है, तभी कहते हैं नाक बंद हो गई। तो इसी को ही हम बोलते हैं नेजल कंजेशन। तो नेजल कंजेशन कैसे हुआ, जो ब्लड वेसल्स हैं उसका वेसो डायलेशन हो गया। और फिर हम जो ड्रग्स हैं एफिड्रीन और स्यूडो एफिड्रीन दे देंगे, तो उससे क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, फिर ये अपने शेप में आ जाएंगे। तो ये जो एफिड्रीन और स्यूडो एफिड्रीन हैं, ये नेजल कंजेस्टेंट के लिए यूज की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज एम्फीटामाइन। एम्फीटामाइन इज ऑल्सो ड्रग, इनडायरेक्टली ड्रग। तो इसमें क्या होगा कि जो एम्फीटामाइन है वो सीएनएस में एंटर करेगी, एंटर करने के बाद ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी। तो इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा पर्सन का, और स्लीप भी कम हो जाएगी। तो हम ये किस केस में चाहेंगे कि जब क्लास में नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ाई की, और एक दिन मान लीजिए कल पेपर है, आज हम रात को पढ़ेंगे, तो वन नाइट फाइट बोलते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं कि उन्हें तो अटेंशन ज़्यादा चाहिए और स्लीप भी कम चाहिए एक रात पहले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर क्लास में जाके उन वो सो जाएंगे। ओके,
तो हम इस केस में वन नाइट फाइट में नहीं देते हैं इसको। तो वो किस लिए यूज होती है, ये देते हैं नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या होता है, स्लीप अटैक्स। तो किसी पर्सन को स्लीप अटैक्स आते हैं, स्लीप अटैक्स क्या होते हैं कि बैठे बैठे आदमी सो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड स्लीप अटैक्स। तो स्लीप अटैक्स के केस में एम्फिटामिन देते हैं, और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मोडाफिनिलिन। ओके, नेक्स्ट इज, इसको और कहाँ यूज होता है, एडीएचडी। एडीएचडी क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये बच्चों में होता है। तो बच्चों में उनको अटेंशन ही नहीं होती है, वो उन्हें कोई भी खिलौना लेना है तो वो तोड़ देना है, फेंक देना है, उन्हें और खिलौने लाओ, फिर भी उनकी अटेंशन बन नहीं पाती है। तो उनको भी ये ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मिथाइल फेनिडेट। ओके, तो मिथाइल फेनिडेट is the drug of choice in children for the ADHD, whereas modafinil is drug of choice for the narcolepsy। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। तो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती हैं, कैटाकोलामाइंस हो सकती हैं और नॉन कैटाकोलामाइंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैटाकोलामाइंस होते क्या हैं। तो कैटाकोलामाइंस आर दी नेचुरल केमिकल्स। तो नेचुरल केमिकल्स कौन सी हमारी बॉडी में होते हैं, डोपामीन होता है, एड्रीनलिन होता है और नॉर एड्रीनलिन होता है। तो कुछ कैटाकोलामाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो बातें हैं कि इसका नाम ही कैटाकोलिन क्यों है। तो इसका नाम इसीलिए कैटाकोलिन है क्योंकि इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटाकोल न्यूक्लियस एंड अमाइन कंटेनिंग साइड चेन, ये आप इसमें देख पा रहे हैं। ओके, तो यही इसीलिए कैटाकोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कैटाकोलामाइन बोलते हैं। और लेकिन इसमें एक और इसकी खास बात यह है कि डू नॉट इफेक्ट ओरली। अब भाई जब ओरली पे काम नहीं करता है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कैसे फिर पेशेंट को हम देंगे, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है ओरली। तो इफ़ेक्टिव इसीलिए नहीं है क्योंकि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स में और लिवर में। तो वो कौन से एंजाइम हो सकते हैं, वो हैं मोनोअमीन यानी माओ बोलते हैं उसको, और कॉम्ट बोलते हैं COMT। तो कॉम्ट क्या है कि कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो दीज एंजाइम्स आर present in the intestinal linings and liver of our body। तो वहाँ पर होते हैं। तो फिर ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करा देते हैं किसे, कैटाकोलामाइन ड्रग। तो कैट लिखा है, कटरीना वाला कैट मत समझना इसको। तो कैटाकोलामाइन ड्रग्स को ये ब्रेक डाउन कर देता है बिफोर एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हम इसको ओरली भी नहीं देंगे। लेकिन अब क्या, नाउ व्हाट, तो अब क्या है, इंट्रावीनस दो उसको। ओके, तो अब डायरेक्टली उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है अब इंटेस्टाइनल लाइनिंग और लिवर को देखने की। ओके, तो अब हम कैटाकोलामाइन ड्रग्स पढ़ते हैं डिटेल में। तो कैटाकोलामाइन ड्रग्स भी दो तरह की होंगी, एंडोजिनस कैटाकोलामाइन और एक्सोजिनस कैटाकोलामाइन। तो एंडोजिनस से ही हमें समझ में आ रहा है, एंडो यानी इसमें अंदर की बात हो रही होंगी कुछ, और ये क्या है, एक्सो मतलब बाहर। तो एंडोजेनस कैटाकोलामाइंस वो होंगी जो हमारी बॉडी में खुद ही प्रेजेंट होंगी, एंडो, और एक्सो वो होंगी जो बाहर से देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोल्डन पॉइंट। तो व्हाट इज़ द गोल्डन पॉइंट रिगार्डिंग द कैटाकोलामाइन। तो इसमें गोल्डन पॉइंट है कि जो डोपामीन है, डोपा है, डोपा वर्ड किसी ड्रग में मिलेगा तो वो D1 को स्टिमुलेट करेगा, और जो अदर हैं वो स्टिमुलेट नहीं करेंगे। तो क्या है वो हम समझते हैं कि जैसे अब इसमें डोपा लिखा है, तो डोपा से हमने भी ये पढ़ा था कि जो डोपा जहाँ भी जिस भी ड्रग में होगा तो वो D1 को स्टिमुलेट कराएगा ही कराएगा। ओके, तो डोपामीन के बारे में पढ़ते हैं। तो डोपामीन का रिसेप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो डोपामीन किसे किसे कौन से रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कराता है, दैट इज D1, β1 और α1। तो ये तीनों ही रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कराता है, लेकिन डोज अलग होती है। तो डोज अलग से क्या समझते हैं कि जो अगर हमने डोपामीन की ज़्यादा डोज दे दी, तो ज़्यादा डोज दे दी तो क्या होगा, α1 स्टिमुलेट होगा। अगर थोड़ी सी डोज दी तो वो D1 स्टिमुलेट होगा। और कैसे हम पता करेंगे क्या, तो ये है कि 2 to 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। ओके, तो अगर हम लेस देन 2 देते हैं तो क्या होगा, D1 स्टिमुलेट होगा, और अगर हम मोर देन 10 दे देते हैं
तो वो अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा। तो अब हम समझते हैं कि ये जो रिसेप्टर्स हैं वो किस ऑर्गन पर अपना इफेक्ट करेंगे और क्या एक्शन आएगा। तो D1 क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड वेसल को ये वैसो डायलेट कराएगा, ओके, वैसो डायलेशन कराएगा D1। और फिर बीटा 1 क्या है, वो हार्ट पर काम करेगा और स्टिमुलेट कराएगा हार्ट को। तो हार्ट में स्टिमुलेट क्या कराएगा, वो उसकी हार्ट रेट बढ़ाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ओके। फिर है अल्फा 1। तो अल्फा 1 में क्या होगा कि अगर हम ड्रग्स जो डोपामीन दे रहे हैं वो मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से दे रहे हैं, तो क्या है, इसमें जो ब्लड वेसल हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगी। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हमें किस केस में चाहिए, जब हमें हार्ट रेट बढ़ाना होता है। और हम, हाँ, इसका यूजेस क्या होगा, यूजेस होगा हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के केस में, शॉक में, और ओलिगुरिया। ओलिगुरिया क्या होता है, लो आउटपुट ऑफ यूरिन, दिस इज कॉल्ड ओलिगुरिया। नेक्स्ट इज एक्सोजेनस कैटेकोलामाइन। तो एक्सोजेनस कैटेकोलामाइन से थोड़ा सा पहले हमने ये पढ़ा था कि डोपा, जिस भी ड्रग में डोपा होगा वो D1 को स्टिमुलेट कराएगा। तो इसमें भी आपको डोप लिखा है, डोप शोप वाला, हनी सिंह वाला डोप शोप ही है ये। तो ये डोप डोप में DOP ये है, ए है, तो डोपा हम इसको समझ लेंगे कि ये डोपा है। तो डोपा क्या कराएगा, ये स्टिमुलेट कराएगा D1 को और बीटा 1 को और बीटा 2 को। तो ये डोपा एग्जामाइन क्या कराएगा कि इनविट्स कराएगा रीअपटेक ऑफ नॉर एड्रीनलिन। तो जब नॉर एड्रीनलिन का रीअपटेक होगा, इसका इनविट होगा रीअपटेक ऑफ नॉर एड्रीनलिन, तो नॉर एड्रीनलिन घटेगा बढ़ेगा, तो आप कहेंगे बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो हम कहेंगे हार्ट रेट भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ओके। तो वही इसको कहाँ यूज करेंगे हम, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में। नेक्स्ट इज फिनॉल डोपैम। तो फिनॉल डोपैम में भी आपको डोपा दिख रहा है। और OL से क्या हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं OL मीन्स ओनली। तो ओनली डोपैम से हम समझ जाएंगे कि ये डोपैम से तो हमने D1 समझा था, और ओनली से हम समझेंगे कि D1 को ही स्टिमुलेट करेगा बस, ओके। तो इसमें लिखाई है कि ओनली D1 रिसेप्टर्स विल स्टिमुलेट बाय द फिनॉल डोपैम। और किस केस में हम यूज करेंगे इसको, हाइपरटेंशन की इमरजेंसी में। तो हाइपरटेंशन की इमरजेंसी में करेंगे। और अगर हम इसको जो रेगुलर हाइपरटेंशन होता है उसमें क्या करेंगे इसको देखें, क्योंकि ये एक तो आईवी देना होगा, क्योंकि भाई कैटाकोलामाइन हमने पढ़ा था कि कैटाकोलामाइन नहीं हम दे सकते कि ओरली, तो आईवी आईवी क्यों ही चक्कर में पड़ेगा कोई, ठीक है। तो इसीलिए फिनॉल डोपैम यूज्ड इन दी हाइपरटेंशन इमरजेंसी, एंड दिस ड्रग स्टिमुलेट ओनली D1 रिसेप्टर, ओके। नेक्स्ट इज डॉब्यूटामाइन। तो डॉब्यूटामाइन क्या है, इसे डॉब्यूटामाइन में थोड़ा सा हम समझते हैं, डॉब्यूट से हम क्या समझते हैं, एक मन में आता है डाउट, ओके। तो डाउट के होता है, तो डाउट से अभी हम पढ़ ही रहे हैं D1, तो डाउट होगा हमें D1 पर, तो ऐसे ही समझ लेंगे। तो जो ये डॉब्यूटामाइन है, दिस ड्रग डज नॉट एक्ट ऑन D1 रिसेप्टर। तो फिर ये किस पर करती है, ये बीटा 1 पर करती है। और बीटा 1 में हमें क्या कराती है बीटा 1, अगर आपको सारे रिसेप्टर्स याद हो जो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़े हैं, तो उससे फिर क्या होगा, CHF के लिए हम इसको ट्रीट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज नॉन कैटाकोलामाइंस। तो जो कैटाकोलामाइंस हैं, सबसे पहले हम रिसेप्टर वाइज इसको पढ़ेंगे। तो अल्फा 1, तो अल्फा 1 में क्या है, सबसे पहली जो ड्रग है फिनाइल एपिनेफ्रिन आई ड्रॉप। तो फिनाइल एपिनेफ्रिन आई ड्रॉप ये किस लिए यूज होती है, ये मीड्रियासिस कराती है, लेकिन विदाउट साइक्लोप्लीजिया। तो कोई ऐसी ड्रग हमने जो कॉलिनर्जिक सिस्टम या कॉलिनर्जिक ड्रग्स में हमने पढ़ी थी, ऐसी कौन सी ड्रग थी जो मीडियासिस भी करा रही थी, साइक्लोप्लेजिया भी करा रही थी, शायद याद हो तो वो ड्रग का नाम है एट्रोपिन, ओके। नेक्स्ट these three drugs also act on alpha 1 receptors, that is methoxamine, मीफेंट्रिन और मिडोड्रिन। तो ये ड्रग क्या करती हैं, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, और हार्ट रेट बढ़ेगा तो हमें किस केस में चाहिए, शॉक के केस में। नेक्स्ट इज अल्फा 2। अल्फा 2 शायद आपको याद हो तो हमने अल्फा 2 कब पढ़ा था, अल्फा 2 पढ़ा था जब हमने ब्रेक लगाने हो, ब्रेक प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होती हैं उसमें ब्रेक लगाने के लिए। तो कौन कौन सी ड्रग हैं इसमें, कोलिनिडीन और मिथाइल डोपा। तो दीज ड्रग्स
विल एक्ट ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर। तो इसमें क्या होता है कि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, उसको उसको ये ब्रेक लगा देता है। और हमें किस केस में ऐसे चाहिए? हाइपरटेंशन के केस में। ओके, नेक्स्ट इज बीटा 2। बीटा 2 में क्या है? जो ड्रग्स हैं वो हैं साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालाइन, साल्मीटरॉल और फार्मोटिरॉल। तो ये जो सारी ड्रग्स हैं वो इनहेलेशनल यूज के लिए इनहेलेशनल रूट से दी जाती हैं। तो इनहेलेशनल रूट से दी जाएंगी तो हम ये ड्रग्स क्या करेंगी? ब्रोंको डायलेशन। तो जब ब्रोंको डायलेशन करेंगी तो हमें ये कौन से केस में चाहिए? हमें चाहिए सीओपीडी एंड एस्थमा के केस में। और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे? ट्रिमर्स होगा, टैकीकार्डिया होगा और हाइपोकैलेमिया होगा। तो देयर आर टू मोर ड्रग्स विच ऑल्सो एक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले है रिटोड्रीन और आइसोक्सिप्रिन। तो ये दोनों ड्रग्स कहाँ काम करती हैं? यूट्रस पे। तो ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था टोकोलिटिक इफेक्ट। टोकोलिटिक इफेक्ट क्या होता है यूट्रस पर? जब टोकोलिटिक से हम समझेंगे प्री टर्म लेबर, कि अगर बेबी कब उसकी जो डिलीवरी होती है वो 36 वीक्स में होती है, लेकिन यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 28 वीक्स में ही आ जाएं। तो आप नहीं चाहेंगे कि बेबी जो मैच्योर नहीं है वो उसकी डिलीवरी हो, वो आए। तो इसीलिए जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन ना हो, तो इसीलिए ये ड्रग्स दी जाती हैं। तो वो यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स हैं, मसल्स हैं, उसको क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स को ये वैसो डायलेशन करा देती हैं। डायलेशन कराएंगी तो वो जो प्रीटर्म लेबर है वो रुक जाएगा। ओके, और अगर आपको बढ़ानी है तो इससे एक चीज़ तो हम समझेंगे कि अगर डिले करानी है तो हम ये वाली ड्रग देंगे। अगर हमें जल्दी करानी है तो वो कौन सी हम ड्रग देते हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किस लिए करती हैं? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किस में होगा? यूट्रस में, जब पार्चुरेशन के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट इज बीटा 3। तो बीटा 3 में जो ड्रग हैं वो है मीरा बैकग्राउंड और बाई बैकग्राउंड। तो थोड़ा सा हम समझेंगे इसमें। बैग से ही याद आ रहा है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स बीच में क्लास में बोलते हैं कि सर मे आई गो टू टॉयलेट। तो टॉयलेट जाने के लिए वो बैग करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, उनसे मना किया जाता है कि नहीं जाओगे, फिर भी वो बैग करती हैं। तो टॉयलेट जा रहे हैं वो, तो टॉयलेट में जाते हैं तो क्या है, वो उनका यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसीलिए जा रहे हैं वो। तो ऐसे ही हम इसको याद करेंगे। मीरा बैकग्राउंड और बाई बैकग्राउंड किस लिए यूज होते हैं? ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है? जो डेट्रूसर मसल है उसका इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। स्पेलिंग यहाँ पर डेट्रूसर की गलत लिखी है, डेट्रूसर। तो डेट्रूसर इनकॉन्टिनेंस और ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए बीटा 3 एगोनिस्ट देते हैं, दैट इज मीरा बैकग्राउंड और बाई बैकग्राउंड। ओके, तो आज इस क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो ये ड्रग्स तभी समझ में आएंगी जब हमारा जो इससे पिछला वाला लेक्चर हमने उसमें रिसेप्टर्स पढ़े थे। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्लास है कि जो आने वाली क्लासेस हैं आपकी, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें कौन कौन सी ड्रग और कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, वो सब यही इसी वाली क्लास के वहाँ पर काम में आएंगे। ऐसे ही CNS में भी यूज होंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स कौन सी होंगी? जो एड्रीनर्जिक सिस्टम पर उल्टा काम करेंगी। अगर वो कहेगी ए तो वो कराएगा बी। ओके, तो इतना आपने समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।